नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरल इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके पिछले वीडियो के क्रम में आगे चल रहा है। वो था जाति प्रथा। वो वीडियो का नाम था जाति व्यवस्था। उसमें हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा मतलब कि जाति से क्या तात्पर्य होता है और जाति किस पर आधारित होती है, जाति प्रथा की विशेषताएं क्या हैं और जाति और वर्ण में क्या अंतर होता है और जाति और वर्ण में क्या संबंध भी होता है ना। जाति के क्या फ़ायदे हैं और वर्ण के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। अच्छा, अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये वीडियो है अब आपका कि जाति प्रथा की जो उत्पत्ति हुई, जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अच्छा, जाति प्रथा के गुण कौन कौन से हैं और जाति प्रथा के दोष कौन कौन से हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में जाति प्रथा का क्या महत्व था और आज के समय में जाति प्रथा के बारे में कुछ परिवर्तन हुआ, किस हद तक परिवर्तन हुआ है और हुआ है या नहीं हुआ, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। देखिए बच्चों, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो वेद हैं चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें है कि विराट पुरुष के अंगों से, विराट पुरुष के अंगों से ही जो चार वर्ण हैं, है ना, उनका जन्म हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब उनके कार्यों का विभाजन भी उसी प्रकार से हुआ है। कहा गया है जैसे ईश्वरी रचना का सिद्धांत है ना। ईश्वरी रचना के सिद्धांत में ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे बताई गई है? ईश्वरी रचना के सिद्धांत में ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से बताई गई है। इसीलिए वह क्या कार्य करेगा? पठन पाठन का कार्य करेगा, है ना। अब ये बात हो गई, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। अब उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय, क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई है? क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है। इसलिए वह क्या करेगा? इसलिए वह युद्ध संबंधी कार्य करेगा, है ना। अब उसके बाद में वैश्य, वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है। इसलिए वह क्या करेगा? इसीलिए वह कृषि कार्य, मेहनत मजदूरी, कृषि का कार्य करेगा, है ना। अब इसके बाद में अब आप देखिए कि शूद्र, चौथा वर्ण कौन सा रह जाता है? शूद्र। शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। इसलिए उसका कार्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करने का होता है। तो ये चार वर्णों का इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन किया गया है। चार वर्णों के कार्य इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो ये क्या है? ईश्वर की रचना का सिद्धांत है। अब दूसरा है धार्मिक सिद्धांत। वो क्या है? धार्मिक सिद्धांत जाति प्रथा की उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि धार्मिक सिद्धांत में क्या है। धार्मिक सिद्धांत ये है कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा की अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते हो या राजा की अवज्ञा करते हो तो क्या होगा? तो फिर आपको क्या होगा? आपको इसका मतलब आप ईश्वर की अवज्ञा कर रहे हो, आपको उसके अनुसार दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि राजा कौन होता है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि ही होता है। राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अब इसके बाद आर्थिक सिद्धांत क्या है? आर्थिक सिद्धांत के अनुसार नए नए व्यवसाय होने लग गए, है ना। छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे बनने लगे, नए नए कार्य होने लगे, इससे जाति का जन्म हुआ, है ना। इससे क्या हुआ? सब लोग, अब जैसे आप देखिए आर्थिक सिद्धांत में भी नए नए व्यवसाय हो गए। नए नए व्यवसाय होने से क्या हुआ? जाति को जन्म मिला। और राजनीतिक सिद्धांत में क्या हुआ? आर्य और आर्यों का संघर्ष हुआ। आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और संघर्ष हुआ। इसमें आर्य जो थे वो विजयी हुए और अनार्य पराजित हुए, और जो विजयी हुए वो क्या कहलाए? आर्य कहलाए। और अनार्य कौन कहलाए? जो आर्य नहीं है वो अनार्य कहलाए। उसके बाद में क्या हुआ? आर्थिक सिद्धांत में भी आप देखो नए नए व्यवसायों ने जन्म लिया। इससे क्या हुआ? जाति प्रथा को जन्म मिला। और भौगोलिक सिद्धांत का भी यही महत्व है कि नए नए व्यवसाय होने से विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लोग बस गए और वहाँ पर जातियाँ और ढेर सारी उपजातियाँ
बनने लग गई, है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जाति प्रथा के जाति प्रथा के गुण कौन कौन से हैं। अब जाति देखिए, अब हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अभी हमने देखा किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक सिद्धांत, है ना। अब हम देखते हैं जाति प्रथा के गुण कौन कौन से हैं। जाति प्रथा के गुण में सह अस्तित्व की भावना आई। जैसे एक जाति के लोग हैं, उनमें क्या हुआ आपस में कि ये हमारी जाति का है, इससे हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और हमारे समाज का है। समाज की भावना बहुत ज़्यादा लोगों के मन में आ गई, आज भी है लोगों के अंदर भावना कि ये हमारी जाति का है और इससे हमारा रिश्ता बनेगा और हम इससे हमारे रिलेशन जो है अच्छे रखने हैं। अच्छा, अब इसके अलावा क्या हुआ, ये तो गुण है इसकी जाति प्रथा के, है ना। सह अस्तित्व की भावना आई और व्यावसायिक दक्षता, जिस जाति में जन्म लिया उस जाति का वही कार्य कर रहा है तो उसमें उसको कार्य करने के अंदर एफिशिएंसी, परफेक्शन बहुत ज़्यादा आ गया, है ना। अब इसके अलावा प्रतिस्पर्धा का अभाव हो गया कि ये हमारी सेम जाति का है, हमारी इसमें कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है ना। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं रहा। अब फिर इसके अलावा रक्त, वंश और वर्ण, ये रहा जाति, सेम जाति वालों को रक्त, वंश और वर्ण की शुद्धता उसके अंदर बहुत अधिक हो गई। और हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा भी बहुत ज़्यादा होने लगी इससे कि हमारी सेम जाति का है, इसमें कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम सब एक हैं। अब इन फ़ायदों के साथ साथ में जाति प्रथा का नुकसान भी बहुत ज़बरदस्त है विद्यार्थियों। जैसे आपस में संकीर्णता की भावना बहुत ज़्यादा आ गई, आपस में संकीर्णता की भावना आ गई, है ना। संकीर्ण विचार बहुत ज़्यादा होने लगे, क्या सीमित होकर रह गए, हम इस जाति के लोग हैं, हम यहीं तक सीमित होकर रहेंगे, हमारा दायरा आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। अब पारस्परिक फूट भी होने लगी, क्यों, क्योंकि जाति के अंदर भी क्या हुआ, उपजातियाँ बन गई बहुत सारी। उपजातियाँ बनने से क्या हुआ, आपस के अंदर आपस में फूट होने लगी। और अब आप देखिए कि जब जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे, उन युद्धों में जैसे मैंने आपको बताया वर्ण भी 4 हो गए, अब जिनमें क्षत्रिय वर्ण है। तो अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर हम जाएँ तो हम देखेंगे जैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, उसमें राजपूतों के अलावा किसी ने हिस्सा ही नहीं लिया। तो अब ये यहाँ वर्ण निश्चित हो गया कि इस जाति में के लोग यही काम करेंगे, है ना। तो अब ये क्षत्रिय को कह दिया कि तुम सिर्फ युद्ध लड़ोगे, तो अब क्षत्रिय के अलावा कोई आया ही नहीं युद्ध लड़ने के लिए, तो लोग बहुत कम पड़ गए उनके पास में, तो उनको पराजय का सामना करना पड़ा, है ना। तो मतलब युद्ध का दायित्व एक जाति विशेष के ऊपर ही हो गया, और अपरिवर्तनशीलता बहुत अधिक हो गई, और अस्पृश्यता का सिद्धांत तो बहुत अधिक होने लगा, छुआछूत बहुत ज़्यादा फैलने लगी। तो ये जाति के गुण भी हैं, तो जाति के दोष भी हैं, और जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत भी। धन्यवाद।